हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओ युआन आखिरकार प्रीफेक्चर एग्जाम को जीत चुका था, जिस पर किंग को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेकिन साथ ही साथ जाओ किंग अपने बेटे जाओ युआन को बताते हैं कि की फैमिली इतनी आसानी के साथ शांत नहीं होने वाली, वो हमेशा हमारे खिलाफ षड्यंत्र चलती रहेगी। और अगर आने वाले फ्यूचर में हम दोनों फैमिलीज की आपस में जंग हो जाती है तो दोनों फैमिलीज को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर जनरल वी हमारा साथ दे तो उसके बाद इस जंग को जीतना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन जनरल वी तो जाओ किंग से नाराज थे, क्योंकि जब जनरल वी ब्लैक वेनम किंग से फाइट कर रहे थे तो जाओ किंग उनकी मदद करने के लिए वक्त पर ना पहुंच पाए, और इसी वजह से यहाँ जनरल वी के बेटे की बॉडी में अब पॉइजन है। जाओ युआन अपने फादर से वादा करते हुए कहता है कि मैं कैंगलिंग सिटी जाकर जनरल वी के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करूंगा, जबकि दूसरी तरफ की फैमिली का की हाउ भी वहीं पर रुककर ऐसा ही कर रहा है ताकि वो जनरल वी को अपनी की फैमिली के साथ शामिल कर ले। दूसरी तरफ हमने देखा कि जाओ युआन को एक की कल्टीवेशन मेथड चाहिए था, जिसके लिए मिस याओ याओ ने जाओ युआन को एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर टेक्निक दे दी थी। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ जाओ युआन मिस याओ याओ को लेकर कैंगलिंग सिटी की तरफ रवाना होने वाला था। जाने से पहले जाओ युआन की मॉम बार बार उसे कह रही थी कि बेटा सफर में अपना ख्याल रखना, जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि माँ आपने ये 100 बार से ज्यादा बोल दिया, फिक्र ना करे। जिस पर जाओ युआन की मॉम जवाब देते हुए कहती है कि आखिर मैं फिक्र कैसे ना करूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। साथ ही साथ वो याओ याओ से कहती है कि बेटा मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वो बहुत ही मासूम है। जिस पर मिस याओ याओ भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है। इसके बाद हमने दूसरी तरफ देखा कि जाओ किंग भी अपने बच्चे के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए वो जनरल लू से कहते हैं कि जाओ युआन का ख्याल रखना। और कमांडर लू तो पहले ही काफी ज्यादा लॉयल इंसान है, वो यहाँ पर योर मेजेस्टी को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, जाओ युआन की जान को हम लोग खतरे में आने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई मुसीबत जाओ युआन की तरफ बढ़ने लगती है तो पहले उसे हमारी लाशों से गुजरना होगा। यहाँ इन सारी बातों के बाद जाओ युआन अपने मॉम डैड को अलविदा करके वहाँ से रवाना होने ही वाला, तभी अचानक दूसरी तरफ से मिस यूमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि भागते भागते जाओ युआन की तरफ आ रही थी। लेकिन गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। मिस यूमी चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ आने दो, मैं जानती हूँ कि ये सफर काफी जरा मुश्किल होगा, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। जो सुनकर जाओ किंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। यूमी फौरन से यहाँ जाओ युआन के मॉम के पास आते हुए कहती है कि यूर मेजेस्टी जिस सफर पर जा रहे हैं वो सफर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं भी यूर मेजेस्टी के साथ इस सफर पर जाना चाहती हूँ ताकि मैं जाओ युआन का इस सफर में ख्याल रख सकूं। जाओ युआन की मॉम तो पहले से यूमी पर काफी ज्यादा भरोसा करती थी और वो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हुई, इसलिए वो यूमी को इजाजत देती हुई कहती है कि रास्ते में जाओ युआन का ख्याल रखना। जाओ युआन बेचारा भी अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि देखो तो सही, ये लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर सफर के लिए रवाना हो गया, जहाँ इसके बाद हम लोगों को कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। करवा काफी दूर आ चुका था, लेकिन अब भी यहाँ कैरेज में चारों तरफ खामोशी खामोशी छाई हुई थी। जाओ युआन को ये सीन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस माहौल की टेंशन को थोड़ा कम कैसे करे। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस याओ याओ और यूमी ने भी अचानक से जाओ युआन की तरफ देख लिया, जिसके वजह से जाओ युआन बात को बदलते हुए कहता है कि यार ये सफर बोरिंग हो रहा है, मुझे तो ये नहीं पता कि आखिर ये कैंगलिंग सिटी और कितनी ज्यादा दूर है। यहाँ जाओ युआन अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक मिस याओ याओ एक स्क्रोल लेकर फौरन से जाओ युआन की तरफ फेंकते हुए कहती है कि ये वक्त काफी ज्यादा कीमती है, तुम इसे इसी तरह से जाया नहीं कर सकते, वैसे भी तुम्हें अपनी बॉडी को ताकतवर करना होगा। तो ये है एक सेकंड क्लास की गोल्डन एप टेक्निक। इस गोल्डन एप हेवनली मार्क को एक बार तुम सीख लो तो इसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी। जाओ युआन उस गोल्डन एप हेवनली मार्क को देखते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे प्रैक्टिस कर पाऊंगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस याओ याओ ने टुनटुन को जाओ युआन पर छोड़ दिया, जहां टुनटुन तो फौरन से जाओ युआन पर झपट पड़ी। जाओ युआन बेचारा भी खुद को बचाते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं करूंगा प्रैक्टिस और फुल जी जान लगा कर करूंगा। मिस यूमी को भी ये सब देखकर जाओ युआन पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, इसीलिए जाओ युआन खड़ा होकर कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, ये लो ये पकड़ो। और ये कहते साथ ही जाओ युआन ने मिस यूमी को भी एक टेक्निक दे दी थी, जिसे टियान लुवो हैंड टेक्निक बोलते हैं। ये इंपीरियल फैमिली की एक फाइटिंग टेक्निक थी, जिसको लेकर यूमी खुद को ताकतवर कर सकती है। पर यूमी ये भी जानती थी कि इस टेक्निक को लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो जवाब देते हुए कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, मैं इस टेक्निक को ऐसे ही नहीं ले सकती। पर दूसरी तरफ जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि तुम जल्दी अपनी की नरिशिंग लेवल पर पहुंचने वाली हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स को मास्टर करना होगा। वैसे भी इस ट्रेनिंग में मजा आने वाला है, मैं अकेले सफर नहीं करना चाहता।
था, जिस पर तो आखिरकार सियोमी भी एग्री होगी और वो जाओ युआन को जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है योर मैजेस्टी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जाओ युआन भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोगों को मिलकर ही मुश्किलों का सामना करना होगा, इसलिए अभी भी हम लोग मिलकर ही ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद हम लोगों को अगले कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस युमी बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ जाओ युआन हेवनली मार्क को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जाओ युआन गोल्डन एप हेवनली मार्क को गलत ड्रा कर रहा था, जिसकी वजह से मिस याओ उसकी बार बार पिटाई लगा देती थी। इसी तरह से हम लोग एक रात का भी सीन देखते हैं जहां जाओ युआन को हेवनली मार्क प्रैक्टिस करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ मिस याओ सियोमी पर नजर रख रही थी। सियोमी तो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर रही है, वो टियानलुओ हैंड टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लेगी। मिस सियोमी को उस पर पूरा भरोसा था। तभी अचानक वो दूसरी तरफ से देखती है कि टुनटुन तो जाओ युआन के पीछे पड़ी हुई थी और जाओ युआन चिल्लाकर बोल रहा था कि अरे यार सिर्फ 2 मिनट मेरी आंख लग गई थी, तुम मुझे क्या 2 मिनट भी सोने नहीं दोगे? मैं कर रहा हूँ, अभी दोबारा से ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। इसी तरह करते करते यहाँ कई दिन गुजर गए थे। अब आखिरकार वो दिन आ चुका था जहाँ पर मिस सियोमी का ब्रेक थ्रू हो। हम देखते हैं कि जाओ युआन और मिस सियोमी दोनों बैठकर अपने कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी अचानक जाओ युआन को मिस सियोमी की बॉडी से काफी ज्यादा हाई एनर्जी प्रेशर महसूस हुआ। मिस याओ जाओ युआन को बताती है कि मिस सियोमी ने ऑलरेडी अपने 8 मेंडेरियन को ओपन कर लिया और वो जल्दी अपनी की नरिशिंग लेवल में पहुंचने वाली है। जाओ युआन को भी ये देखकर काफी खुशी हुई क्योंकि अभी इन लोगों की असली कल्टीवेशन शुरू होने वाली है। पहले तो ये लोग सिर्फ अपने 8 मेंडेरियंस ओपन कर रहे थे। एक बार 8 मेंडेरियंस ओपन हो जाए तो वो पूरी बॉडी के मेंडेरियंस को एक साथ कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद इन लोगों की रियल कल्टीवेशन शुरू होगी और ये की नरिशिंग लेवल सबसे फास्ट लेवल होगा, जिसके बारे में जाओ युआन बताता है कि मैंने सुना है कि की नरिशिंग लेवल 4 लेवल्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले लेवल में हमारी की एनर्जी का कोई भी कलर नहीं होता और दूसरे लेवल में हमारे पास अजूर कलर होता है, जबकि थर्ड लेवल पर हमारे पास पर्पल कलर आ गया। यहाँ जाओ युआन इससे पहले कि आगे कुछ कह पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस सियोमी ने अजूर कलर को अनलॉक कर लिया था। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि कई सारे लोग तो फर्स्ट लेवल से आगे जा ही नहीं पाते। जाओ युआन को ये देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन हम देखते हैं कि देखते ही देखते मिस सियोमी ने अपने थर्ड लेवल को भी अनलॉक कर लिया क्योंकि उसकी की नरिशिंग लेवल की एनर्जी का कलर पर्पल हो गया। साथ ही साथ उसकी की एनर्जी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसे महसूस करके जाओ युआन सरप्राइज होते हुए कहता है कि आज तक मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कभी महसूस नहीं की थी। यहाँ मिस सियोमी भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद होश में आ गई, जिसे देखकर जाओ युआन उसे बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम अपने की नरिशिंग स्टेज पर पहुंच गई, वो भी थर्ड लेवल पर। ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर दूसरी तरफ मिस सियोमी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी की एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों है। मिस याओ भी उसकी ये बात सुनकर मिस सियोमी की बॉडी चेक करना शुरू हो गई, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि मिस सियोमी की बॉडी के अंदर मौजूद की एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। जाओ युआन भी ये देखकर मिस याओ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर सियोमी को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है? जिस पर मिस याओ जवाब देते हुए कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, सियोमी तुम्हारे पास जो की एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा रेयर और स्पेशल है। इसे लेजेंडरी यिन यांग की नरिशिंग एनर्जी कहा जाता है, जो कि 2 हिस्सों में हमेशा डिवाइड रहती है। जाओ युआन और मिस सियोमी को अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मिस याओ से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे बस सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये लेजेंडरी यिन यांग की एनर्जी ये क्या अच्छी है या फिर बुरी? जिस पर मिस याओ जवाब देते हुए कहती है कि ये 2 ही की एनर्जी है जो की बॉडी में बिलोंग करती है, यानी कि जैसे कि तुम्हारे पास एक की कल्टीवेशन मेथड था, इसी तरह मिस सियोमी एक साथ 2 की कल्टीवेशन मेथड सीख सकती है। लेकिन इसके बारे में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम यिन यांग 2 अलग अलग एनर्जी को मास्टर तो कर सकती हो, पर उन दोनों एनर्जीज को तुमने बैलेंस में लेकर चलना होगा। तुम्हें एक साथ ही यिन एनर्जी को भी कल्टीवेट करना होगा और यांग एनर्जी को भी। अगर दोनों में से एक भी एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरी कम तो बैलेंस टूट जाएगा और इससे तुम्हारी बॉडी डैमेज हो सकती है। जाओ युआन यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद याद करता है कि जाओ युआन के फादर ने उसे इंपीरियल फैमिली की एक यांग एनर्जी लेवल 4 टेक्निक दी थी, जो कि की कल्टीवेशन मेथड है। ये सोचते हुए तो जाओ युआन फौरन उस थंडर फ्लेम टेक्निक को लेकर फौरन यहाँ मिस सियोमी के हवाले कर चुका, जिसे मिस सियोमी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ इंपीरियल फैमिली को बिलोंग करती है। लेकिन जाओ युआन मिस सियोमी का भला चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस याओ भी अपने पास से एक सिल्क कोल्ड टेक्निक लेकर यहाँ मिस याओ को दे देती है। अब जाओ युआन ने मिस सियोमी को यांग टेक्निक दे दी थी और दूसरी तरफ मिस याओ ने मिस सियोमी को यिंग टेक्निक दे दी थी। मिस सियोमी तो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब थी जो उससे फ्लेम और साथ ही साथ कोल्ड दोनों ही टेक्निक एक साथ मिल गई, इसलिए वो यहाँ पर मिस याओ और जाओ युआन का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ मिस याओ सियोमी को आकर बताती है कि तुम्हारी यिन यांग एनर्जी के बीच एक बैरियर होगा, तुम्हें उस बैरियर को अच्छे से कल्टीवेट करके हटाना है, क्योंकि एक बार वो बैरियर हट गया उसके बाद तुम्हारी यिन और यांग एनर्जी दोनों मर्ज हो जाएगी और तुम एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर पाओगी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी। जाओ युआन दूसरी तरफ मिस सियोमी और मिस याओ को बातें करता हुआ देख रहा था। उसे बहुत अच्छा फील होता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, पर तभी अचानक मिस याओ जाओ युआन की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर हमारा मुंह क्या देख रहे हो,
क्या तुमने गोल्डन ए फैमिली मार्क सीख लिया? जिस पर तो जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। और ये कहते साथ ही वो जान छुड़ाकर फौरन वहाँ से भाग गया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर लू जाओ युआन को बता रहा था कि योर मैजेस्टी हम लोग कैंगलेंग सिटी के पास पहुंच गए, लेकिन इस वक्त हम लोगों के पास टोटल 20,000 सोल्जर्स है जो कि कैंगलेंग सिटी के अंदर नहीं जा सकते। फिलहाल हम लोगों को कैंगलेंग सिटी के बाहर मौजूद मिलिट्री कैंप में रुकना होगा और आप जाकर जनरल वी से मुलाकात कर सकते हो। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि अभी देर हो गई, फिलहाल मैं आप लोगों के साथ मिलिट्री कैंप जाने वाला हूँ, कल के दिन फिर मैं जनरल वी से जाकर मुलाकात करूंगा। जिस पर कमांडर लू ऑर्डर को मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो अपने करवा को लेकर यहाँ मिलिट्री कैंप की तरफ रवाना हो गए। यहाँ इन लोगों को मिलिट्री कैंप की तरफ आता हुआ देखकर एक लड़की तेजी के साथ अपने सोल्जर्स को लेकर फौरन बाहर आ जाती है, जिसका नाम मिस वी किन था, जो कि जनरल वी की बेटी थी। वो आते साथ ही सवाल करके पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। जिस पर कमांडर लू टाइशन खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मैं फॉरबिडन आर्मी का कमांडर हूँ, मुझे जाओ किंग ने यहाँ पर भेजा है। जाओ किंग का नाम सुनकर तो मिस किन फौरन से नीचे की तरफ आते हुए कमांडर लू से कहती है कि आखिरकार आप लोग आ गए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमें आप लोगों के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जो सुनकर कमांडर लू कहता है कि अच्छा यकीनन आप मिस वी किन होगी, जनरल वी की बेटी। जिस पर मिस किन जवाब देते हुए कहती है कि फिलहाल तो मैं यहाँ की एक कमांडर सोल्जर हूँ और किसी की बेटी नहीं। दूसरी तरफ कमांडर लू यहाँ पर प्रिंस जाओ युआन का भी इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि यह है योर मैजेस्टी जाओ युआन। जो सुनकर तो मिस किन जाओ युआन की तरफ देख रही थी, जो कि बर्ताव से तो बहुत ही ज्यादा नरम दिल लग रहा था। मिस किन को बिल्कुल यकीन नहीं आता कि यही वो लड़का है जिसने कियो को प्रीफेक्चर एग्जाम में हरा दिया। लगता है कि जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा, वरना ये खुद तो इतना ताकतवर नहीं दिख रहा। यहाँ ये सारी बातें सोचते हुए मिस किन कमांडर लू से कहती है कि अपने सोल्जर्स को लेकर मेरे साथ आओ, मैं आप लोगों को आपके कैंप की जगह बताती हूँ। मिस किन ने तो यहाँ जाओ युआन के साथ कोई भी बात नहीं की, इसलिए जाओ युआन हैरान होते हुए कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ मिस किन इन लोगों को कैंप के अंदर ले आई थी। आगे की तरफ चलते चलते अचानक इन लोगों के सामने की हाओ और मिस वी टैंग आ गई। मिस वी टैंग तो मिस किन की कजन थी, जबकि दूसरी तरफ की हाओ कियो का बड़ा भाई, यानी कि वो की फैमिली से बिलोंग करता है। मिस वी टैंग यहाँ पर मिस किन से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या ये वही मेहमान है जो कि कैपिटल सिटी से आने वाले थे। जिस पर मिस किन इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि हाँ ये है योर मैजेस्टी जाओ युआन, जबकि जाओ युआन को भी वो उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती है कि ये यहाँ की जनरल्स और सुपरडेंट्स है। मिस टैंग तो यहाँ जाओ युआन के सामने की तरफ आते हुए कहती है कि जाओ युआन मुझे यकीन नहीं आता तुम इतनी जल्दी फेमस हो गए, तुम्हारा नाम चारों तरफ फैल चुका है, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तक आने वाला सफर भी तुम्हारा काफी जरा हसीन रहा होगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं तुम्हारे साथ काफी खूबसूरत लड़कियां भी तो मौजूद है। दूसरी तरफ की हाओ भी सामने की तरफ आते हुए जाओ युआन के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो कि खुद को जाओ युआन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम है की हाओ, मैंने सुना है कि तुमने मेरे नासमझ भाई का एक हाथ काट दिया। जो सुनकर तो जाओ युआन भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हाँ जंग में हथियारों की आंखें नहीं होती, वो नहीं देखती कि वो किस पर हमला कर रही है। मैं तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर तो की हाओ को यहाँ काफी जरा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी पावर्स अनलिश कर चुका, लेकिन मिस्किन की हाओ को यहाँ शांत होने के लिए कह रही थी। दूसरी तरफ जाओ युआन को भी समझ आ गया था कि की हाओ ऑलरेडी की नरिशिंग रेल्म के लास्ट स्टेज पर है। मिस यूमी तो आगे बढ़ के जाओ युआन की मदद करना चाहती थी, लेकिन मिस याओ ने उसे वहीं पर रोक दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि की हाओ अचानक से बातों को बदलते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरा भाई कुछ जरा ही घमंड में आ चुका था, अगर आप नहीं तो कोई ना कोई उसे जरूर सबक सिखाता। चलो वो तो पुरानी बात हो गई। वैसे योर मैजेस्टी हमें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आप आने वाले हैं, इसलिए हमने आपके लिए एक स्पेशल खाना तैयार करवाया। आज की शाम हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखने वाले हैं, उम्मीद करते हो कि योर मैजेस्टी वहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ के जो सोल्जर्स है वो काफी जरा ऑनेस्ट है और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि योर मैजेस्टी खुद को बड़ा समझते उन लोगों को नीच समझकर उन लोगों की पार्टी अटेंड नहीं कर रहा। जाओ युआन उसकी ये सारी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, रात के खाने पर मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर की हाओ काफी जरा खुश हो गया, यकीनन उसकी कोई ना कोई प्लानिंग थी। वो फौरन से जाओ युआन के पास आकर कहता है कि वैसे एक और बात, योर मैजेस्टी आपको ये बात तो मालूम होगी कि इस वक्त आप कैंगलिंग सिटी में हो, जो कि ब्लैक कब आइस के बहुत ही जरा पास है, तो अगर यहाँ पर अचानक से आपकी मौत हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये जगह बहुत ही जरा खतरनाक है। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मेरी फिक्र नहीं करो, सिर्फ अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भी की फैमिली के लिए बहुत ही जरा खास है, और वैसे भी अगर तुम मारे गए तो पता नहीं की फैमिली को आगे चलकर कौन संभालेगा। की हाओ को एक बात तो समझ आ गई कि वो जाओ युआन को बातों में नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है योर मैजेस्टी, हम लोग रात के खाने पर मिलेंगे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ शाम में की हाओ की टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की गुआन अपने साथ एक मेडिकल मास्टर को लेकर आया हुआ था। तभी अचानक की हाओ भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर की गुआन तो काफी जरा खुश हो गया। दूसरी तरफ की हाओ जवाब देते हुए कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन
लेकिन ध्यान रखना कि तुम बिला वजह किसी की नजरों में ना आओ। मेरे फादर ने सब लोगों के सामने तुम्हें सिटी से बाहर निकाल दिया एज अ पनिशमेंट। जिस पर की गुआन जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, मैं यहाँ पर आने की गलती ना करता अगर मुझे आपकी मदद ना करनी होती। मुझे मालूम है कि आप जनरल वी के बेटे की बॉडी से पॉइजन रिमूव करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं अपने साथ मास्टर यिंग को लेकर आया हूँ। ये सुनकर की हाउ जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये आदमी जनरल वी के बेटे यानी वी बिन की बॉडी से पॉइजन रिमूव कर पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद जनरल वी हमारी फैमिली का ही साथ देगा और इससे हम जंग जीत सकते हैं। जिस पर की गुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक मास्टर यिंग डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही सारा माहिर है। ये सुनकर तो की हाउ को बहुत ही अच्छा महसूस हो और वो खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, लगता है कि अब जाओ युआन बहुत ही बुरी तरीके से मेरे से पिटने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पंच तो उसके लिए तैयार था और अब ये दूसरा भी तैयार हो गया। यहाँ इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइन पीने का एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था। साथ ही साथ दोनों आर्मी के सोल्जर भी एक दूसरे से फाइट करते हुए अपने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मिस्किन जाओ युआन से कहती है कि जाओ युआन, मुझे लगता है कि तुम काफी अयाश हो, क्योंकि तुम हमेशा अपने साथ खूबसूरत लड़कियां लेकर घूमते हो। जो सुनकर तो मिस यूमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए फौरन से अपनी पावर अनलीश कर चुकी। जहाँ वो मिस्किन को जवाब देते हुए कहती है कि आप एक लड़की होकर आखिर इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? आपको क्या सच में लगता है कि हम लोग ऐसी लड़कियां हैं? यहाँ मिस्किन तो यूमी की रियल पावर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि वो इतनी यंग एज में की नरिशिंग लेवल को अचीव कर चुकी। इसलिए वो खड़े होकर माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना जो मैं तुम्हारी ये स्ट्रेंथ देख नहीं पाई। लेकिन साथ ही साथ मिस्किन यहाँ देख पा रही थी कि यूमी की आंखों में ये बात साफ साफ दिख रही है कि वो जाओ युआन के लिए कुछ भी कर सकती है, जो मिस्किन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में सोचती है कि इतनी पावरफुल वॉरियर आखिर एक नकारा इंसान की गुलामी क्यों करना चाहती है। यहाँ अब तक अरीना में चलने वाली कैंगलिंग सोल्जर और साथ ही साथ फॉरबिडन सोल्जर की फाइट खत्म हो चुकी थी। इसलिए अचानक ही मिस टैंग खड़ी होकर कहती है कि जाओ युआन, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि कैंगलिंग आर्मी ज्यादा ताकतवर है या फिर फॉरबिडन आर्मी के वॉरियर ज्यादा ताकतवर है? ये सवाल तो जाओ युआन को बुरी तरीके से मुश्किल में डाल चुका था, क्योंकि सब लोग ही जाओ युआन का जवाब सुनने के लिए तैयार थे। जबकि जाओ युआन अपने मन में सोच रहा था कि ये तो मेरे लिए एक जाल बीत चुका है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि कैंगलिंग आर्मी ज्यादा ताकतवर है तो मेरी अपनी आर्मी मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, उनकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैंने ये कहा कि फॉरबिडन आर्मी ज्यादा पावरफुल है तो मैं कैंगलिंग आर्मी सोल्जर्स के दिल और दिमाग को नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ जाओ युआन इस प्रॉब्लम का हल सोच रहा था और अचानक ही वो मुस्कुराकर वाइन पीते हुए कहता है कि मुझे बचपन से एक बात समझाई गई थी कि इस पूरे एम्पायर में ग्रेट जाओ डायनेस्टी के फॉरबिडन आर्मी, कैंगलिंग आर्मी और साथ ही साथ की आर्मी, ये तीनों ही सबसे पावरफुल आर्मीज है। लेकिन मुझे उन बातों पर यकीन नहीं आता था, क्योंकि मैं यही सोचता था कि आखिर कोई भी आर्मी हमारी फॉरबिडन आर्मी का मुकाबला कैसे कर सकती है। जो सुनकर कैंगलिंग सोल्जर्स को तो थोड़ा बुरा फील हो रहा था, पर तो ये अचानक जाओ युआन खड़ा होकर कहता है, लेकिन आज का ये कंपटीशन देखकर मैं समझ चुका हूँ कि मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि कैंगलिंग आर्मी भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल और महान है। आज की फाइट से तुम लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि तुम लोग भी फॉरबिडन आर्मी की बराबरी करने के काबिल हो। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कैंगलिंग आर्मी ने हमें भाइयों जैसा प्यार दिया, और मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि तुम लोग हमारे बॉर्डर्स को हमेशा प्रोटेक्ट रखते हो। तो आज की ये जाम कैंगलिंग आर्मी के नाम। ये सब कहते हुए उन लोगों ने यहाँ पर वाइन पिया। जाओ युआन ने यहाँ पर चालाकी के साथ पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने फॉरबिडन आर्मी को पहले ही शुरू में स्ट्रॉन्ग बोल दिया था, जबकि साथ ही साथ उसने कैंगलिंग आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग बोल दिया। यानी कि जाओ युआन ने यहाँ पर दोनों आर्मीज के दिल जीत लिए थे, जो देखकर मिस्किन थोड़ी सी जाओ युआन से इंप्रेस हो गई। दूसरी तरफ की हाउ समझ गया था कि जाओ युआन क्या कर रहा है, इसलिए वो खड़े होकर फौरन से कहता है कि योर मेजेस्टी, आपने अभी जो भाषण दिया वो वाकई में कमाल का था। इस भाषण ने तो हमारा दिल जीत लिया। लेकिन वैसे हमने सुना है कि आपने प्रीफेक्चर एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म किया। हम सब लोग ही आपकी स्किल्स देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। क्यों ना योर मेजेस्टी आज के दिन हमें अपने स्किल्स दिखाए। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो सबके सब इस बात की डिमांड करने लगे। मिस किन की हाउ को रोकना चाहती थी, लेकिन मिस टैंग ने उसे मना कर दिया। दूसरी तरफ की हाउ यहाँ पर सब लोगों के सामने कहता है, योर मेजेस्टी, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि कैसे आपने प्रीफेक्चर एग्जाम को जीता, तो आप अभी भी हमें थोड़े से अपने स्किल्स दिखा सकते हो। जो सुनकर कमांडर लो बीच में आते हुए बात को बदलते हुए कह रहे थे कि योर मेजेस्टी ने काफी लंबा सफर तय किया, यकीनन वो बहुत थके होंगे, ये काम हम लोग किसी और दिन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ की हाउ चालाकी करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं योर मेजेस्टी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑडियंस की बात माने या ना माने। वैसे भी ये बात सच है कि आपका जो स्टेटस है उसके मुकाबले में ये सोल्जर्स तो कुछ भी नहीं। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर थे उन सबको काफी सारा बुरा फील हुआ। उन्हें लग रहा था कि जाओ युआन अब यहाँ पर अपनी रॉयल पर्सनैलिटी दिखाते हुए खुद के स्टेटस को हाई शो करके अपनी ही मनमानी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन जानता था कि हाउ मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि रॉयल फैमिली कितनी सारा कमजोर है। लेकिन ये तो सिर्फ की हाउ की सोच है, इसलिए जाओ युआन यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर सब लोगों को यही चाहिए तो मैं आप लोगों की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। जाओ
युआन की ये बात सुनकर फौरन से कैंगलिंग आर्मी का एक सोल्जर तेजी के साथ अरीना में जंप कर देता है, जिस वॉरियर के ऑलरेडी 8 मेंडेरियंस ओपन थे। की हाउ जाओ युआन से कहता है कि इस वॉरियर के बेशक 8 मेंडेरियन ओपन है, लेकिन प्रीफेक्चर एग्जाम में मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई ने फोर्सफुली अपने 8 मेंडेरियन को ओपन कर लिया था। उसके बावजूद भी तुमने मेरे भाई की हाउ को हरा दिया, तो ये सोल्जर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। जो सुनकर जाओ युआन मुस्कुराते हुए फौरन से अरीना में जंप कर चुका और वो मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उस सोल्जर से कहता है कि अगर तुम मेरे सिर्फ एक अटैक को भी झेल पाए तो मैं हार मान लूंगा। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे उनका जज्बा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो सब लोग अब जाओ युआन की रियल स्ट्रेंथ सच में देखना चाहते हैं, क्योंकि जाओ युआन खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। मिस्किन को तो अभी भी जाओ युआन पर भरोसा नहीं, वो उसे एरोगेंट समझ रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीहाओ ने यहाँ पर उस वॉरियर के सामने एक मिडिल लेवल का वेपन थ्रो कर दिया, जिसके बारे में कीहाओ कहता है कि अगर तुम यूर मेजेस्टी को हरा देते हो तो इनाम के तौर पर तुम्हें ये वेपन मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ फाइट करने के लिए जाओ युआन भी अपने टियानियन ब्रुश को बाहर निकाल चुका था। यहाँ ये दोनों ही वॉरियर्स फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। मिस यूमी को तो जाओ युआन की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसका ऑरा बहुत ही फियर्स था। इस बात में कोई शक नहीं था कि उस सोल्जर ने कई सारी जंगें लड़ी होगी, यकीनन वो की उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं जाओ युआन उसे हरा भी पाएगा या नहीं। तभी अचानक दूसरी तरफ हम अरीना में मौजूद उस वॉरियर को देखते हैं, जो कि अपनी सोर्ड को लेकर तीसी के साथ फ्लेम सोर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए जाओ युआन पर अटैक करने की कोशिश करता है। जाओ युआन भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी मिस्टिक लाइट ब्लेड को टियानियन ब्रुश के साथ फौरन कंबाइन कर चुका था, जिसे देखकर तो कीहाओ सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये मिस्टिक लाइट ब्लेड टेक्निक तो की फैमिली की टेक्निक थी। अरीना में जब इन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हुई, लेकिन जाओ युआन की मिस्टिक लाइट ब्लेड टेक्निक और टियानियन ब्रुश ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उस वॉरियर को पीछे हटा देता है, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि उस वॉरियर की सोर्ड भी चकनाचूर हो गई और वो सिर्फ एक ही अटैक में इतना बुरा इंजर्ड हो चुका था कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। ये देखकर वहां पर मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जाओ युआन ने सिर्फ अपने एक ही स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए 8 मेंडेरियन वाले वॉरियर को हरा दिया। इवन की मिस स्किन भी अब यहाँ जाओ युआन की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करने लगी। दूसरी तरफ जाओ युआन वहाँ पर सब लोगों का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कीहाओ को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसका जो भी प्लान था वो सबके सब चौपट हो गया। बाहर की तरफ तो ये सब चल रहा था, जबकि अंदर की तरफ हम लोग जनरल वी को अपने बेटे वी बिन के साथ देखते हैं, जिसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो चिल्लाते हुए अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से कोई कीहाओ को बुला कर लाओ। उसने जिस मास्टर यिंग के बारे में बात की थी, अगर वो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है तो मैं अपने बेटे को ठीक करवाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो सर्वेंट कीहाओ को बुलाने के लिए वहाँ से रवाना हो गए और उसके बाद हम जनरल वी को देखते हैं, जो कि अपने मन में कह रहा था कि जाओ किंग, काश तुमने उस दिन देर ना लगाई होती। अगर तुम वक्त पर पहुंच जाते तो मुझे अकेले सब कुछ ना झेलना पड़ता और मेरी बॉडी में पॉइजन ना आता, क्योंकि उस पॉइजन को मैं तो झेल सकता हूँ लेकिन मेरा बेटा नहीं झेल पा रहा, उससे तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। साथ ही साथ जनरल भी यहाँ पर खड़े होते हुए कहते हैं कि जाओ किंग, अब मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे कोई ना कोई चॉइस तो लेना होगा। अगर आज के दिन कीहाओ का लाया हुआ वो मास्टर यिंग मेरी बेटी की बॉडी से ये पॉइजन निकाल देता है तो मुझे मजबूरन की फैमिली का साथ देना होगा। उसके बाद जाओ किंग, मैं तुमसे माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जनरल भी यहाँ ये सब सोच रहे थे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।